सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विधि शास्त्र की। और विधि शास्त्र में आज हम संपत्ति के ऊपर, जो संपत्ति को पट्टे पर दिया जाता है, उस पट्टे की बात करेंगे। पट्टा क्या होता है, कैसे संपत्ति को दिया जाता है पट्टे पर। तो आइए उसको बोलते हैं पर संपत्ति। आइए शुरू करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। पर संपत्तिक अधिकार, तो जो पर संपत्ति यानी कि किसी दूसरे की संपत्ति है, उसके ऊपर क्या है, आपका अधिकार है। पट्टे की मुख्य विशेषताएं, पट्टे की समाप्ति, धारा 111। आइए शुरू करते हैं। पर सांपत्तिक क्या है, ये अधिकार क्या है। सांपत्तिक अधिकारों के वर्गीकरण में पर सांप्रतिक अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके हम परिचय देखते हैं। जो पर सांपत्तिक जो होता है, दूसरे की संपत्ति पर अधिकार, ठीक है। पर सांपत्तिक अधिकार एक परिचय। तो पर सांपत्तिक जो है, अन्य व्यक्ति की वस्तु पर अधिकार होता है, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु पर अधिकार, उसको बोलते हैं पर सांपत्तिक अधिकार। जब किसी व्यक्ति की संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति को कुछ सीमित अधिकार, जैसे उपयोग या कब्जा, प्राप्त हो जाता है। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति की संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति को सीमित अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसे उस संपत्ति का उपयोग करे, उस पर जो कब्जा वो रखे, प्राप्त हो जाते हैं, तो इसे स्वामी के लिए क्या बोलते हैं, इसको वलंगम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसे स्वामी के लिए क्या बोलते हैं, वलंगम बोलते हैं। और दूसरे व्यक्ति के लिए इसको क्या बोलते हैं, पर सांपत्तिक अधिकार बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी व्यक्ति की संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ सीमित अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसे उपयोग करना उस वस्तु का या उसका कब्जा दे दिए जाते हैं, तो इसे स्वामी के लिए क्या बोलते हैं, विलंगम। और जो दूसरा व्यक्ति जो है, उसके लिए बोलते हैं पर सांपत्तिक अधिकार, ठीक है। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं, बात करते हैं पट्टा। तो इसकी पर संपत्ति अधिकार यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं। और पट्टे की मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। जो पर सांपत्तिक जो अधिकार जो है, दूसरों की संपत्ति पर किसी का अधिकार, कुछ सीमित अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसे उसका उपयोग करे, उसका कब्जा दे दिया जाए। तो अब पट्टे की विशेषताएं देखते हैं हम। पट्टा केवल भूमि तक सीमित नहीं है। तो पट्टा ये नहीं है कि भाई भूमि का ही हो, ठीक है। पर सांपत्तिक अधिकार ये नहीं कि किसी भूमि का ही हो, बल्कि यह स्वामित्व और कब्जे से के पृथक्करण का एक विधिक माध्यम है, ठीक है। यानी कि पट्टा जो है ये नहीं कि एक भूमि तक ही सीमित हो, एक भूमि का ही पट्टा हो, बल्कि यह स्वामित्व और कब्जे के पृथक्करण का एक विधिक माध्यम है। स्वामी कोई और हो सकता है, कब्जा किसी और के पास हो सकता है, पट्टे पर दी कोई हो सकती है वस्तु, ठीक है। हित का हस्तांतरण, भाई पट्टे में संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता। यानी कि अगर किसी वस्तु का किसी को पट्टा दे दिया, पट्टे पर वो वस्तु दे दी, तो उसका स्वामित्व उसी व्यक्ति के पास रहेगा, ठीक है। स्वामित्व हस्तांतरण नहीं होता, यानी कि स्वामित्व जो है वो बदल नहीं सकता पट्टे में, ठीक है, बल्कि केवल उपभोग का अधिकार हस्तांतरित होता है। तो उस वस्तु का जो उपयोग, कब्जा, उपभोग, जैसे उसका उपभोग किया जाता, तो उपभोग का अधिकार बदल सकता है। स्वामी से वो अधिकार जिसको पट्टे पर दी गई चीज है उसके पास जाता है, ठीक है। यह है मुख्य विशेषता। अब है पक्षकार। एक तो है पक्षकार, कौन होते हैं, दो पक्षकार होते हैं। एक तो होता पट्टाकर्ता, ठीक है, वह व्यक्ति जो संपत्ति का क्या, स्वामी। पट्टा कौन करेगा, पट्टा वो करेगा जिसकी संपत्ति है। और
पट्टादार कौन होगा? पट्टादार वह व्यक्ति है जिसे उपयोग का अधिकार मिलता है भाई, ठीक है। एक तो जिसकी संपत्ति है वो क्या है? पट्टाकर्ता। और पट्टेदार कौन दार कौन होगा? पट्टेदार वो होगा जिसको संपत्ति दी जाती है, संपत्ति का उपयोग का अधिकार जिसको मिलता है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। अब अवधि क्या है भाई? पट्टे की जो अवधि है वो क्या है? पट्टा हमेशा एक निश्चित समय के लिए या किसी शर्त जैसे जीवन काल तक के लिए होता है। तो पट्टे का निश्चित समय होता है कि इतने समय के लिए हमने ये वस्तु फलाने व्यक्ति को दे दी, ठीक है, इसका कब्जा और इसका उपयोग ये करेगा, ठीक है। यह शाश्वत नहीं होता क्योंकि स्वामित्व अभी भी पट्टाकर्ता के पास है, ठीक है। तो इसका सीमित क्या होता है? समय होता है या कोई शर्त होती है, ठीक है। और शर्त खत्म होते ही क्या है? पट्टा जो है वो खत्म हो जाएगा। अब प्रतिफल क्या होगा? पट्टे अब अगर हम कोई भी वस्तु किसी को देते हैं तो प्रतिफल तो होगा, ठीक है। पट्टे के बदले में पट्टेदार स्वामी को प्रीमियम या किराया देता है, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु अगर पट्टेदार को दे दी जाती है तो इसका प्रतिफल ये होगा कि पट्टे के बदले में, उस वस्तु के बदले में स्वामी को क्या दिया जाएगा? या तो प्रीमियम दिया जाएगा या किराया दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो ये इसका प्रतिफल है भाई, ये भी हमने देखा। अब ऐसे मान लो हम टेंट हाउस में जाते हैं, टेंट हाउस में जाके हम लगा लो शादी का टाइम है तो वहां से रजाई ले लेते हैं किराए के ऊपर, किराए हमने रजाई ले ली। तो इसका स्वामी कौन है? स्वामी तो जिस दुकानदार से ली वही है। और पट्टेदार कौन है? पट्टेदार हम है। पट्टाकर्ता कौन है? जो दुकानदार है वो। और पट्टेदार कौन है? हम। अब बात आ जाती है प्रतिफल की। तो वो हमको क्या देता है? वस्तु का कब्जा देता है, उपभोग देता है, हम उसको उपभोग करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बदले में, उसको प्रतिफल के बदले में क्या देते हैं? हम किराया देते हैं उसका। तो यही क्या है? प्रतिफल की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, पट्टे के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार क्या है भाई? विधि शास्त्रीय ब्रह्म, यानी कि विधि शास्त्र के अंदर पट्टे के अन्य महत्वपूर्ण क्या है? प्रकार है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने उल्लेख किया, व्यापक अर्थ में पट्टा केवल अचल संपत्ति तक सीमित नहीं है। तो पट्टा जो है अचल जो संपत्ति उसके वहां तक सीमित नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नंबर 1, उपनिधान, ठीक है। उपनिधान, जब जंगम वस्तुओं को किसी विशेष उद्देश्य के लिए दूसरे को सौंपा जाता है, ठीक है। तो उपनिधान भी है पट्टे के अन्य प्रकारों में। पहला है उपनिधान, जब जंगम जो संपत्ति जो है, जंगम वस्तु जो होती हैं, जंगम वस्तुओं को किसी विशेष उद्देश्य के लिए दूसरों को सौंपा जाता है। जैसे मरम्मत के लिए घड़ी देना, हमने घड़ी मरम्मत के लिए दे दी, जंगम वस्तु है, ठीक है। तो दूसरे को दे दी, उसका कब्जा भी दे दिया उसको, और उसका जो उपभोग भी दे दिया। किसके लिए दिया? हमने सही करवाने के लिए, मरम्मत के लिए दिए। तो इसे भी पट्टे का एक रूप माना जाता है, ठीक है भाई। तो पहला है उपनिधान। आगे बात करते हैं अमूर्त संपत्ति का पट्टा। अमूर्त संपत्ति जो होती है इसका पट्टा हमने दे दिया, ठीक है। जैसे कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के जो उपभोग का अधिकार देना भी इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? अमूर्त वस्तुओं का पट्टा दे दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये दो थे महत्वपूर्ण। आगे बात करते हैं विधि सुरक्षा, विधिक सुरक्षा। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो विधिक सुरक्षा क्या होगी? तो जिस वस्तु को पट्टे पर दिया जाता है उसके बारे में विधि सुरक्षा क्या बोलती है? तो भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 बोलता है। क्या बोलता है? भारतीय कानून पट्टेदार के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। तो भारतीय कानून जो पट्टादार जो है, जिसने वो वस्तु ली है, तो उसके अधिकार की क्या करता है? रक्षा करता है, ताकि संविदा की अवधि के दौरान उसे अनुचित रूप से परेशान न किया जाए, ठीक है। यानी कि पट्टा कर लिया 6 महीने का और 3 महीने में जाके ये नहीं बोल दे कि हाँ अभी इस जमीन को छोड़ो या अभी मेरी वस्तु दो, ऐसे नहीं। तो इसलिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पट्टेदार के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। पट्टे की संपत्ति धारा 111 की बात हो रही है।
पट्टे की संपत्ति के बारे में। पट्टा निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जाता है। तो धारा 111 ये बोलती है, सॉरी ये समाप्ति है, संपत्ति नहीं समाप्ति है। पट्टे की समाप्ति कब होती है? धारा 111 में ये बात कही गई है, ठीक है। भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 111 ये बात कही गई कि पट्टे की संपत्ति पट्टा कब समाप्त होता है, ठीक है, किस स्थिति में समाप्त होता है? समय की समाप्ति पर, ठीक है। पहला पॉइंट है, अगर समय पूरा हो गया है, जितने टाइम समय का पट्टा कर रखा था, अगर समय दोनों का समाप्त हो गया है तो पट्टा क्या हो जाएगा? पट्टे की समाप्ति हो जाएगी भाई, ठीक है। किसी विशेष घटना के घटित होने पर, ठीक है, अगर कोई विशेष घटना घटित हो गई तो भी क्या होता है? पट्टा समाप्त हो जाता है, ठीक है। पट्टाकर्ता और पट्टेदार के हितों के विलय हो जाने पर, ठीक है। अब पट्टादार और पट्टाकर्ता दोनों के जो हित हैं उनका विलय हो जाने पर भी क्या हो जाता है? पट्टे की समाप्ति हो जाती है। पट्टेदार द्वारा अधिकार के परित्याग करने पर, ठीक है, अगर पट्टेदार जो है वो पहले ही अधिकारों को परित्याग कर दे, ठीक है, कि हम तेरी जमीन को छोड़ रहे हैं, ठीक है, या तेरी वस्तु को छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? पट्टा समाप्त हो जाएगा भाई। पट्टेकर्ता द्वारा नोटिस दिए जाने पर, विशेषकर मासिक या वार्षिक किराए में भाई, ठीक है, अगर पट्टादार जो है, पट्टाकर्ता जो है वो पट्टेदार को नोटिस भेज देता है कि आपका किराया बढ़ाओ, ठीक है, या मासिक किराया हो महीने का या वार्षिक किराया हो, ठीक है, तो अगर बढ़ाने पर दबाव देता है तो भी क्या है? पट्टा समाप्त हो जाता है, ठीक है, नोटिस दिए जाने पर। आगे हम बात करते हैं। पट्टा एक ऐसा विलंगम है जहां स्वामी अपनी संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार किसी और को सौंप देता है, लेकिन उसका जो मूल मालिकाना जो हक है वो अपने पास ही रखता है, ठीक है। मकान मालिक बनाम किराएदार। मकान मालिक बनाम किराएदार की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ था। आमतौर पर अदालतों को किराएदार के प्रति थोड़ा नरम माना जाता था, लेकिन इस केस ने उस सोच को भी बदल दिया। तो ये मानते हैं कि किराएदार और मकान मालिक का जब भी कोई केस आता तो उसमें सरकार का रुख नहीं, सरकार का नहीं, न्यायालय का रुख, अदालती जो न्यायाधीश जो थे उनका रुख थोड़ा नरम किसके प्रति होता? जो किराएदार थे उनके प्रति होता। लेकिन एक केस था, इस केस के आने के बाद जो है ये सोच भी बदल गई है। किराएदार मालिक नहीं बन सकता भाई। केस था प्रमोद कुमार जायसवाल। अक्सर क्या होता है कि किराएदार सालों साल घर या दुकान पर कब्जा जमाए रखता है और मालिक और मकान मालिक अपनी ही संपत्ति के लिए चक्कर काटता रहता है। तो केस कौन सा था? प्रमोद कुमार जायसवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पट्टा केवल एक निश्चित समय के लिए इस्तेमाल का अधिकार है, ठीक है, कि पट्टा एक निश्चित समय के लिए अधिकार है भाई आपके पास। जब समय पूरा हो जाए या शर्त टूटे तो किराएदार को सम्मान के साथ जगह खाली कर देनी चाहिए। कोर्ट ने यह उदार दिखाने से मना कर दिया। कोर्ट ने यहाँ उदारता दिखाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा अगर क्या है पट्टा टूट गया, ठीक है, तो सम्मान के साथ किराएदार को क्या कर देना चाहिए? घर खाली कर देना चाहिए। प्रमोद कुमार जायसवाल के केस में ये बात कही थी भाई। बात करते हैं नंबर 2, लोकहित का तर्क। तो लोकहित का तर्क क्या? कोर्ट ने एक बहुत गहरी बात कही, जमीन और मकान सीमित है भाई। अगर कानून सिर्फ किराएदारों को बचाने में लगा रहे तो लोग अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने से डरेंगे। तो लोकहित की जो बात जो इसमें क्या है? लोकहित की बात यह है कि जो जमीन और मकान सीमित है, अगर कानून किराएदारों को बचाने में लगा रहे तो लोग अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने से डरेंगे भाई। इसे मार्केट में घरों की कमी होगी और समाज का नुकसान होगा भाई। इसीलिए मकान मालिक के अधिकारों की रक्षा करना भी जनहित का हिस्सा है भाई। ये बात कोर्ट ने कही थी। आगे बात करते हैं।
विशेष सतर्कता क्यों? कोर्ट ने कहा कि अचल संपत्ति यानी कि जमीन मकान के मामले में बहुत संवेदनशील होते हैं। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि अचल संपत्ति के मामले यानी कि जमीन और मकान के मामले बहुत क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसीलिए जजों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि किराएदार कानून का गलत फायदा उठाकर कब्जा न टिकाए रखे। ये बात भी न्यायालय ने कही कि किराएदार जो कानून का गलत फायदा न उठा के। ठीक है, मकान मालिक को उसकी मेहनत की कमाई संपत्ति से वंचित न किया जाए। ठीक है, और यह भी कहा था कि मकान मालिक जो है उसकी मेहनत की कमाई संपत्ति से उसको वंचित न किया जाए। मान लीजिए आपने अपनी दुकान किसी को 5 साल के लिए किराए पर दे दी भाई। 5 साल बाद वह व्यक्ति कहता है कि मैं तो गरीब हूं, कहां जाऊंगा, और दुकान खाली नहीं करता। ठीक है, पुराने समय में अदालतें शायद उसे थोड़ा और वक्त दे देती थी, लेकिन प्रमोद कुमार जायसवाल केस के बाद कानून का रुख यह है कि नियम होता है भाई। तो इस केस के बाद, प्रमोद कुमार जायसवाल वाले केस के बाद कानून का रुख क्या है, सख्त है। कानून को न्यायालय ने बोला कि नियम होता है, समय खत्म है तो कब्जा खत्म। कोर्ट ने मकान मालिक के हितों को ऊपर रखा और किराएदार को तुरंत दुकान लौटाने का आदेश दिया भाई। यह फैसला उन मकान मालिकों के लिए एक बड़ी जीत थी जो अपनी ही संपत्ति वापस पाने के लिए सालों तक अदालतों में लड़ते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सुविधाभार क्या है? कब्जा मेरा नहीं पर हक मेरा है। ठीक है, तो सुविधाभार का मतलब है, सुविधाभार को आसान भाषा में समझने के लिए बस एक बात गांठ बांध लीजिए कि कब्जा मेरा नहीं लेकिन हक मेरा है। ठीक है, अब जो स्वामी जो है, मकान मालिक यानी कि संपत्ति का मालिक, वो बोलता है कि कब्जा तो मेरा नहीं, हो सकता है किराएदार का हो कब्जा, लेकिन हक मेरा है क्योंकि कानूनी कागजात मेरे हैं तो हक मेरा है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ईजमेंट भी कहते हैं भाई। आइए शुरू करते हैं। पट्टा और सुविधाभार में अंतर क्या है? इसे ऐसे समझिए, पट्टा, आपने एक कमरा किराए पर लिया, आपने एक कमरा किराए पर ले लिया। अब उस कमरे की चाबी आपके पास है, आप अंदर सो रहे हैं, यानी कब्जा आपके पास है। लेकिन सुविधाभार, आपके पड़ोसी के आंगन से होकर एक रास्ता आपके पास, आपके घर जाता है। ठीक है, भी जाता है, आप उस रास्ते पर कब्जा नहीं कर सकते। ठीक है, वहां चारपाई नहीं डाल सकते, लेकिन आप वहां से गुजर जरूर सकते हैं। यह गुजरने का हक ही क्या है? सुविधाभार है। ठीक है, यानी कि कब्जा मेरा नहीं पर हक मेरा है यहां से जाने का। ठीक है, तो पट्टा वो चीज है, आपने एक कमरा किराए पर लिया। ठीक है, अब उस कमरे की चाबी आपके पास है, आप अंदर सो रहे हैं, यानी कब्जा किसका है? आपका। ठीक है भाई, और सुविधाभार वो है, आपके पड़ोस के, आपका पड़ोसी है, उसके जो पड़ोसी जो है उसके आंगन से रास्ता आ रहा है जो आपके घर तक आता है, लेकिन कब्जा किसका उसके ऊपर? कब्जा आपके पड़ोसी का है, लेकिन हक किसका है? हक आपका है, क्योंकि आपका रास्ता है। आप उस रास्ते पर कब्जा नहीं कर सकते, वहां चारपाई नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ, आप वहां से गुजर सकते हैं। यह गुजरने का हक ही क्या है? सुविधाभार। आपको सुविधा मिल सकती है इसमें। ठीक है, हक आपका, यहाँ पे रास्ता है। दो मुख्य शब्द, अधिभावी और अनुसेवी। तो सुविधाभार हमने देख लिया। सुविधाभार क्या है? कब्जा मेरा नहीं है, कब्जा आपका नहीं है, लेकिन हक है। ठीक है, और पट्टा जो है
पट्टे में कब्जा आपका है लेकिन हक आपका नहीं है। दो मुख्य शब्द देखते हैं, अधिभावी और अनुसेवी। अधिभावी क्या है? अधिभावी यह वह है जिसे फायदा मिल रहा है, जैसे आपका घर जिसे रास्ते की जरूरत है। ठीक है, आपका घर है और जिसे रास्ते की जरूरत है, तो अधिभावी क्या है? वह है जिसे फायदा मिल रहा है। फायदा किसको मिल रहा है? फायदा आपके घर को मिल रहा है, आपको मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रास्ते की जरूरत आपको है। अगर रास्ता ही नहीं है तो आप जाओगे कहां से? तो अधिभावी क्या है? आप हैं, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है रास्ते का। और अनुसेवी यह वह है जिसकी जमीन पर बोझ है, यानी कि आपका पड़ोसी क्या है? अनुसेवी है, क्योंकि जमीन किसकी? जमीन उसी की है, आपके पड़ोसी की। ठीक है, और उसकी जमीन के अंदर से क्या है? रास्ता है जो आपके घर तक क्या है? आता है। तो वो क्या है? अनुसेवी है। यह वह है जिसकी जमीन पर बोझ है, तो ये रास्ता है आपके पड़ोसी की जमीन के ऊपर क्या है? बोझ है। ठीक है, जैसे पड़ोसी का खेत जिसके ऊपर से आपको गुजरना पड़ रहा है। तो अनुसेवी क्या है? वह व्यक्ति वह है जिसकी जमीन पर बोझ है। और अधिभावी क्या है? अधिभावी वह है जिसको फायदा मिल रहा है। आगे बात करते हैं। मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है, इसमें आप जमीन के मालिक नहीं बनते। तो ये जो सुविधा भार जो है, सुविधा भार में आप क्या है? जमीन के मालिक नहीं बन सकते। इसमें आपका जमीन पर कब्जा नहीं होता। ठीक है, यह सिर्फ एक सुविधा है जो कानूनी रूप से आपको मिलती है भाई, ताकि आप अपनी संपत्ति का सही से इस्तेमाल कर सकें। अगर आपके घर में पानी की पाइपलाइन पड़ोसी की जमीन के नीचे से होकर आती है, तो वह आपका सुविधा भार है, आपकी सुविधा के लिए आ रही है। पड़ोसी उस पाइप को नहीं काट सकता भले ही जमीन उसकी हो। ठीक है, तो ये सुविधा भार देख लिया हमने। अब बात करते हैं प्रतिभूति। प्रतिभूति क्या है और बंधक। प्रतिभूति बंधक क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसे हम कैसे समझते हैं? प्रतिभूति यानी कि उधार और भरोसे के खेल की तरह देखते हैं। जब आप किसी से बड़ा कर्ज लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति यानी कि लेनदार चाहता है कि उसे पैसे डूब न जाए। ठीक है, कि जब आप ऐसे मान लो आपको पैसों की जरूरत है और आप किसी से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो अब सामने वाला जो व्यक्ति है वो ये नहीं चाहेगा, जो लेनदार जो है, जो आपसे पैसे लेगा बाद में, तो वो लेनदार ये नहीं चाहता कि उसके पैसे डूब जाएं। इसीलिए इसके लिए आप अपनी कोई कीमती चीज उसके पास गारंटी के तौर पर रखते हैं। इसी गारंटी को कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी या प्रतिभूति कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिभूति बंधक आपको समझ में आ गया। क्या है कि जब आप किसी से लोन लेना चाह रहे हैं तो जो आप क्या है? देनदार हैं, वो लेनदार है। जिससे आप लोन लेंगे वो लेनदार हो गया। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति जो आपको लोन दे रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि उसके पैसे डूब जाएं। इसके लिए वो आपको बोलेगा कि आप गारंटी के तौर पर कोई आपकी क्या है? गारंटी के तौर पर कोई वस्तु या चीज, जो कीमती चीज है, वो रख के जाओगे। ठीक है, और जो एक कीमती चीज जो है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिभूति बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, इसे आसान पॉइंट में देखते हैं। मुख्य शब्द क्या है भाई? बंधक करता कौन होगा भाई, और बंधक दार कौन होगा, और बंधक विलेख कौन होगा भाई? ठीक है, तो बंधक करता वह व्यक्ति जो कर्ज ले रहा है। ठीक है, तो बंधक करता कौन होगा? यानी कि वो बंधक कर रहा है अपनी वस्तु का। ठीक है, वह व्यक्ति जो कर्ज ले रहा है और अपनी प्रॉपर्टी गारंटी पर रख रहा है, उधार लेने वाला, तो वो क्या होगा? बंधक करता। ठीक है, फिर अब बंधकदार वह व्यक्ति या बैंक जो कर्जा दे रहा है
पैसे देने वाला, ठीक है, जो पैसे देने वाला होगा वो उधार यानी कि बंधकदार, ठीक है, वह व्यक्ति या बैंक जो कर्ज दे रहा है। फिर है बंधक विलेख। ये क्या है भाई? वह कानूनी कागज जिस पर सारी बातें लिखी होती हैं कि इसने मेरे को इतने पैसे लोन दिए और ये वस्तु हमने क्या दी, इसको सिक्योरिटी के तौर पे दी, तो ये है बंधक विलेख। आगे बात करते हैं। बंधक के 6 प्रकार यानी कि 6 प्रकार होते हैं भाई, जो रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं। पहला प्रकार है सादा, ठीक है, पहला प्रकार क्या है? सादा बंधक। तो बंधक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला बंधक है सादा बंधक। धारा 58 की उपधारा ख ये बोलती है हमें सादे बंधक के बारे में, ठीक है। इसमें आप कब्जा अपने पास ही रखते हैं, बस लिख कर देते हैं कि भाई अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो तुम मेरी यह जमीन बिकवा कर अपना पैसा वसूल लेना। कोर्ट के जरिए जमीन बेची जाती है, ठीक है। तो सादा जो बंधक जो है उसमें आप वस्तु का कब्जा अपने पास ही रखते हैं, ठीक है, और ये लिख कर देते हैं कि अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो आप मेरी जमीन बिकवा कर पैसा वसूल लेना। कोर्ट के जरिए जमीन बेची जाती है भाई इस बंधक में। और धारा 58 की उपधारा ख में ये बात कही गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई। आगे है शर्त बंधक। तो इसमें शर्त रखी जाती है, वही धारा 58 की ग, इसमें क्या बात कही गई है? 58 की उपधारा ग में ये बात कही गई है शर्त बंधक। इसमें आप कागजों पर अपनी प्रॉपर्टी उसे बेच देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर मैंने पैसा चुका दिया तो यह बिक्री खत्म मानी जाएगी और प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अगर नहीं चुकाया तो यह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो शर्त बंधक में जो धारा 58 की उपधारा ख में बात कही गई है, इसमें आप शर्त रखते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी जो आप कागजों पर अपनी प्रॉपर्टी उसे बेच देते हैं जिससे आप कर्ज ले रहे हैं, ठीक है, बेच दी भाई, लेकिन उसमें एक शर्त लिख देते हैं। क्या शर्त लिख दी? अगर मैंने पैसा चुका दिया तो यह बिक्री क्या मानी जाएगी? खत्म मानी जाएगी और प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अगर मैं नहीं चुका पाया तो यह बिक्री पक्की हो जाएगी, यानी कि जमीन आपकी हो जाएगी। इसको बोलते हैं शर्त बंधक, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका समय पीरियड होता है। भोग बंधक क्या है भाई? धारा 58 की उपधारा घ, ठीक है। भोग बंधक क्या है? इसमें आप प्रॉपर्टी का कब्जा सामने वाले को दे देते हैं कि ले भाई तुम कब्जा लो और मेरे को इतने पैसे दो, और कहते हैं इस जमीन से जो भी किराया यानी कि रेंट या फल या फसल मिले उसे तुम अपने कर्ज और ब्याज में काट लेना। जब कर्ज पूरा हो जाए तो प्रॉपर्टी वापस दे देना। तो भोग बंधक का मतलब जो है इसमें ये बोला जाता है कि आप मेरे को इतना कर्ज दे दो और ये लो आप प्रॉपर्टी, आपको कब्जा दे रहा हूं, इस जमीन से जो भी किराया आए या जो फसल हो उसको आप ब्याज में और कर्ज में काट लेना। जब कर्ज पूरा हो जाए तो प्रॉपर्टी मेरी वापस कर देना। इसको बोलते हैं भोग बंधक। नंबर 4 है बात अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक धारा 58 की उपधारा ड, ठीक है। तो धारा 58 की उपधारा अण, सॉरी अण यानी अण, ठीक है। तो अंग्रेजी बंधक बोलते हैं भाई इसको। अंग्रेजी बंधक क्या है? इसमें आप प्रॉपर्टी पूरी तरह सामने वाले के नाम कर देते हैं, सामने वाले के नाम कर दी, और वादा करते हैं कि फला तारीख को मैं पैसे दे दूंगा। शर्त यह होती है कि पैसा मिलते ही वह प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब अंग्रेजी बंधक क्या बोलता है? अंग्रेजी बंधक वो बंधक है जिसमें आप
कर्ज के दौरान किसी से अगर कर्ज ले रहे हैं तो उसके बदले में आप अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक वादा होता है। वादा क्या होता है कि मैं फलानी तारीख को मैं पैसे वापस कर दूंगा। शर्त यह होती है कि पैसा मिलते ही वह आपकी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो यह है अंग्रेजी बंधक। आगे बात करते हैं। आगे है हक विलेखों का निष्पक्ष। धारा 58 की उपधारा 6। अब हक विलेखों का निष्पक्ष क्या है भैया? यह सबसे कॉमन है, खासकर बैंकों में ये इस्तेमाल होता है। इसमें आप न तो कब्जा देते हैं न बिक्री करते हैं भाई किसी वस्तु की, बस अपने घर या मकान की असली कागज बैंक के पास जमा कर देते हैं। जब आप लोन चुका देते हैं तो बैंक कागज वापस कर देता है। और फिलहाल ये जो है मामला बहुत ज्यादा चला हुआ है, इसको बोलते हैं हक विलेखों का निष्पक्ष। यानी कि आपका हक किस पे है? जमीन पे है, उसकी आप रजिस्ट्री लिए हुए हैं और वो रजिस्ट्री आपने बैंक के पास रख दी। तो इसमें नहीं तो आपने कब्जा दिया और नहीं आपने उस संपत्ति की बिक्री की, रजिस्ट्री आपने बैंक में रखी और बस अपने घर या जमीन के असली कागज बैंक को दे दिए। जब आप लोन चुका देंगे तो बैंक आपको कागज लौटा देगा। नंबर 6 का जो पॉइंट है वो है विलक्षण बंधक। विलक्षण बंधक क्या है? धारा 58 की उपधारा 6, ठीक है। अब ये विलक्षण बंधक क्या बोलता है? यह एक तरह की खिचड़ी है, ठीक है, जो ऊपर के 5 प्रकारों में फिट नहीं बैठता और जिसमें 2-3 तरह की शर्तें मिली होती हैं, उसे क्या है? विलक्षण या अजीब बंधक कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर जो 5 तरह के जो हमने बंधक बताए हैं, इनमें से 2-3 शर्तें मिली हुई हूं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? विलक्षण बंधक बोलते हैं। धारा 58 से ये खिचड़ी की तरह बनी हुई होती है, ठीक है। ये बंधक इसमें 2-3 शर्त मिली होती है, ठीक है, कि इस समय दे दूंगा, अगर इस समय नहीं देने पाया तो क्या है, मैं आपको अपनी रजिस्ट्री के कागज दे दूंगा। अगर रजिस्ट्री के कागज आपको दे दिए तो उस समय तक अगर मैं लोन चुका दूं तो आप कागज मेरे को वापस कर देना, नहीं जमीन बेच देना। तो इसमें 2-3 तरह की शर्तें क्या है? छिपी होती है। तो ये थे, हमने बात की जो प्रतिभूति जो थी और इसमें जो बंधक जो थे उसके बारे में, यानी कि उधार और भरोसे के बारे का जो खेल जो था उसके बारे में हमने बात देखी भाई, ठीक है। तो जो प्रतिभूति जो थी यानी कि जो गारंटी जो थी उसके बारे में हमने बात देखी भाई। आगे हम बात करते हैं। ये 6 बंधक बताए थे इसमें। आगे बात आती है हमारे पास किसके बारे में? धारणाधिकार क्या है? धारणाधिकार तो इसका मतलब है जब तक पैसा नहीं तब तक समान नहीं, ठीक है। जब तक आप किसी को पैसा नहीं दोगे तो वो आपको तब तक समान नहीं देगा। इसको बोलते हैं धारणाधिकार। भारत विधि शास्त्र का ये टॉपिक है, आइए देखते हैं। यह एक ऐसा कानून हक है जहां आप किसी की चीज को तब तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं जब तक वह आपका बकाया पैसा न चुका दे, ठीक है। तो धारणाधिकार जब तक पैसा नहीं तब तक समान नहीं। तो ये एक ऐसा कानूनी हक है जब तक सामने वाला चीज को तब तक अपने पास रोक कर रखता है जब तक उस चीज के बदले में बकाया अगर पैसे बचे हैं तो वो चुका नहीं दे, ठीक है। चलिए इनके 5 प्रकारों को समझते हैं। तो धारणाधिकार के 5 प्रकार हैं, आइए देखते हैं। कब्जे का धारणाधिकार क्या है?
यह सबसे साधारण रूप है भाई कब्जे का धारणाधिकार। आइए देखते हैं। आपने अपनी बाइक मैकेनिकल को ठीक करने की दे दी, यानी कि आपकी बाइक खराब हो गई और आपने बाइक दे दी मैकेनिकल को ठीक करने के लिए। मैकेनिकल ने उसे ठीक कर दिया और 2000 रुपये का बिल बना दिया भाई। ठीक है भाई, बाइक ठीक कर दी, 2000 रुपये का क्या बना दिया, बिल बना दिया। अगर आप पैसे नहीं देते तो मैकेनिकल को हक है, मैकेनिकल को क्या हक है कि वह आपकी बाइक अपने पास खड़ी रखे भाई, वह उसे बेच नहीं सकता बिना कानूनी प्रक्रिया के भाई, लेकिन आपको ले जाने भी नहीं देगा भाई, तो ये उसका हक है। इसको बोलते हैं कब्जे का धारणाधिकार। ठीक है, अगर आपने मैकेनिकल को कोई बाइक ठीक करवाने के लिए दी और उसने 2000 रुपये का बिल बना दिया या और ऊंचा बना दिया, ये उदाहरण है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे के ऐसे रट लो। ठीक है, तो उसका हक है, क्या हक है कि वो बाइक को आप अपने पास खड़ी रख सके, वह बेच नहीं सकता, उसको बेचेगा कैसे, बिना कानून की प्रक्रिया से नहीं बेच सकता। ठीक है, तो ये है कब्जे का धारणाधिकार। आगे बात करते हैं अभिकर्ता का धारणाधिकार। अभिकर्ता का धारणाधिकार क्या है भैया, जब कोई एजेंट अपने मालिक के लिए काम करता है तो उसे अपनी मेहनत का फल चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एजेंट, अभिकर्ता जो है जिसको एजेंट बोलते हैं, एजेंट का धारणाधिकार का अधिकार, तो जब कोई एजेंट अपने मालिक के लिए काम करता है तो उसे अपनी मेहनत का फल चाहिए होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अभिकर्ता का धारणाधिकार। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी डीलर यानी कि एजेंट को अपना घर बिकवाने के लिए क्या कर दिया, कागज दे दिए भाई। वो प्रॉपर्टी डीलर है, एजेंट है, आपने अपने घर के कागज घर बिकवाने के लिए उसको दे दिए। घर बिक गया भाई, अब उसने तिकड़मबाज करके कुछ ना कुछ करके गाहक लाके वो घर बिकवा दिया, लेकिन आपने डीलर का कमीशन नहीं दिया, यानी कि ये जो एजेंट जो है इसका कमीशन आपने नहीं दिया। कानून के हिसाब से डीलर आपके कागजात या सामान तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक आप उसका कमीशन नहीं चुका देते। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको बोलते हैं अभिकर्ता का धारणाधिकार। आगे बात करते हैं, आगे है अदत्त विक्रेता का हक भाई। अनपेड विक्रेता का क्या है हक भाई, ये क्या होता है, यह दुकानदारों या विक्रेताओं के लिए जिन्होंने सामान को बेच दिया पर पैसे नहीं मिले भाई, ये समाज में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यानी ये अदत्त विक्रेता जो है, जो वस्तु को बेच रहा है, उसका हक क्या है, यह दुकानदारों और विक्रेताओं के लिए है जिन्होंने सामान को बेच दिया पर पैसे नहीं मिले। उदाहरण देखते हैं। आपने शोरूम से एक फ्रिज खरीदा और कहा कि पैसे कल दे दूंगा भाई। ठीक है भाई, फ्रिज आज भेज दो, आपने कहा, आपने खरीदा है, ठीक है, लेकिन बोले पैसे कल दे दूंगा, फ्रिज आज भेज दो। अगर दुकानदार के पास फ्रिज अभी नहीं रखा, अगर दुकानदार के पास फ्रिज अभी भी रखा है, ठीक है, सॉरी अभी नहीं रखा नहीं है, अभी रखा, अभी भी रखा है, तो वह उसे तब तक नहीं बेचेगा जब तक आप पैसे की गड्डी हाथ में न रख दें, भले ही बिल आपके नाम पर फट चुका हो, पर कब्जा उसका है। ठीक है, तो अदत्त विक्रेता क्या है, मान लो आपने एक शोरूम से फ्रिज खरीद लिया, ठीक है, और आपने बोला कि पैसे दे दूंगा कल, आपने खरीद लिया और आपके नाम का बिल फट गया। ठीक है, फिर आपने बोला कि पैसे मैं दे दूंगा कल, फ्रिज आज भेज दो। दुकानदार क्या करता है, फ्रिज को नहीं भेजता क्योंकि फ्रिज अभी उसके पास ही रखा है। ठीक है, तो वह उसे तब तक नहीं भेजेगा जब तक आप पैसे उसके हाथ में नहीं रख देते, भले ही बिल आपके नाम का फट चुका हो, पर कब्जा भी दुकानदार का उस पर है। ठीक है, तो ये है अदत्त विक्रेता का हक। यह नहीं कि बिल फट गया तो मैं तो फ्रिज लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं है, जब तक उसका अधिकार है, जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपको कब्जा नहीं दिया उस चीज। बात नंबर 4 आती है अधिकार जब्त करने का हक भाई।
इसमें लेनदार के पास यह पावर होती है कि अगर ऋण यानी कि उधार लेने वाला व्यक्ति अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसका कोई खास अधिकार या जमा राशि जब्त कर ली जाती है। बयाना जब्त कर लेना, ठीक है। यानी कि लेनदार जो लोन ले रहा है, जो ऋण ले रहा है, अगर वो अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता, शर्तों पे खरा नहीं उतरता, तो उसने जो राशि दी है कोई खास अधिकार या जमा राशि जब्त कर ली जाए भाई, जैसे बयानामा जब्त कर लेना भाई। तो ये क्या है, अधिकार जब्त करने का हक होता भाई लेनदार के पास, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात है परभार क्या होता है भाई। परभार यह थोड़ा बैंक और बिजनेस से जुड़ा है भाई। इसमें आप सामान अपने पास नहीं रखते, बस उस पर अपना दावा ठोक देते हैं भाई। इसके दो प्रकार हैं, तो परभार के दो प्रकार हैं, और इसमें आप सामान अपने पास नहीं रखते, बस उस पर अपना दावा ठोक देते हैं, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? स्थानीय प्रभार। स्थानीय प्रभार क्या है भाई? यह किसी खास चीज पर होता है, जैसे फैक्ट्री की मशीन या जमीन। इसे बिना लेनदार की मर्जी के हिलाया या बेचा नहीं जा सकता भाई, ठीक है। तो यह है स्थानीय प्रभार। स्थानीय परिवार जो प्रभार है, इसमें क्या आएगा? फैक्ट्री की मशीन या जमीन। आपने किसी से पैसे ऋण लेके और क्या कर दिया, मशीन ले ली या जमीन ले ली, ठीक है, उसमें फैक्ट्री लगा दी। अब आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो इसे बिना लेनदार की मर्जी के हिलाया या बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो दावा ठोक सकता है लेनदार, ठीक है। दूसरा है पलावमान या चल प्रभार। चल प्रभार की बात करते हैं। ये था स्थानीय प्रभार, यानी कि स्थानीय में फैक्ट्री की मशीन आ जाती है, जमीन आ जाती है, जमीन स्थानीय। अब चल प्रभार में क्या आता है? यह बदलती रहने वाली चीजों पर होता है, जैसे दुकान का स्टॉक। मान लीजिए एक किराना स्टोर ने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, बैंक का चार्ज पूरे स्टॉक पर है, ठीक है। दुकानदार सामान बेचता रहेगा और नया लाता रहेगा, चार्ज पूरे स्टॉक पर बना रहेगा भाई। अगर दुकान बंद हुई तो जो भी स्टॉक बचेगा उस पर बैंक का हक होगा भाई, ठीक है। तो दुकानदार ने यानी कि स्टॉक है, स्टॉक लगा रखा है सामान का, सामान को इकट्ठा करके दुकान में रख रखा, तो उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये बोलते हैं चल संपत्ति के ऊपर क्या है, प्रभार। तो बैंक ने तो लोन किस पे दिया? दुकान पे दिया, दुकान के सामान को देख के दिया। अब अगर आप दुकान बंद कर देते हैं तो जो भी स्टॉक बचेगा उस पर बैंक का क्या होगा, हक होगा, ठीक है। जब तक आप दुकानदार सामान बेचता रहेगा और नया स्टॉक लाता रहेगा तो चार्ज पूरे स्टॉक पर बना रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चल प्रभार भाई। तो प्रभार दो, स्थानीय और चल प्रभार। स्थानीय प्रभार फैक्ट्री की मशीन या जमीन पे, ठीक है, जो चल फिर नहीं सकती संपत्ति, उसके ऊपर। और चल प्रभार क्या है? जैसे हमने स्टॉक का उदाहरण बता दिया। आगे बात करते हैं। सामंत ने बंधक और धारणाधिकार के बीच जो अंतर बताया वे सुनने में थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन असल में बहुत व्यवहारिक है। अब जो सामंत साहब जो हैं वो बंधक और धारणाधिकार के बीच में अंतर बताते हैं। कौन कौन से अंतर बताए? अधिकार का रूप पहला बताया सामंत साहब ने, अधिकार का रूप। तो बंधक जमीन घर की गारंटी भाई, और धारणाधिकार समान रोक लेना भाई। तो धारणाधिकार में तो है समान रोक लेना, और बंधक क्या है? जमीन घर की गारंटी, यानी कि कोई गारंटी देना, उसको बोलते हैं बंधक। और धारणाधिकार किसी सामान को रोक लेना, ठीक है। अब अधिकार का रूप देखते हैं। तो बंधक की बात करें, यह एक स्वतंत्र अधिकार है। इसमें आप अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हित बैंक या व्यक्ति को दे देते हैं भाई, ठीक है भाई, दे सकते हैं। अब धारणाधिकार यानी कि सामान को रोकना, इसका अधिकार रूप क्या है?
यह सिर्फ पैसे की गारंटी है, ठीक है। इसका काम बस तब तक है जब तक पैसा नहीं मिलता भाई, ठीक है। पैसा पूरा मिल गया तो बात खत्म। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जमीन जो है संपत्ति का एक हिस्सा हित यानी कि बैंक या व्यक्ति को दे सकते हैं भाई, जिस व्यक्ति से पैसा लिया या जिस बैंक से लिया। फिर क्या है नंबर 2 पे मालिकाना हक भाई। बंधकदार के पास संपत्ति का अधिकार सशर्त होता है, जैसे पैसे देंगे तो घर वापस भाई, ठीक है। तो बंधक में जो है गारंटी में क्या है, बंधकदार के पास संपत्ति का क्या है, सशर्त अधिकार होता है, जैसे पैसे देंगे तो क्या है, घर वापस। अब धारणाधिकार में क्या है, इसमें लेनदार का हक अत्यधिक होता है, यानी वह तब तक सामान नहीं हिलने देगा जब तक पाई पाई नहीं मिल जाती, ठीक है। तो धारणाधिकार में जब तक उसको पाई पाई नहीं मिल जाती तब तक वो सामान को हिलने नहीं देगा भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई पैसे देने के बाद। भाई पैसे देने के बाद भी आपको कोर्ट से या कागजी तौर पर अपना हक वापस लेना पड़ता है। तो जो बंधक में जो है इसमें क्या है, अगर आपने जमीन नाम करवा दी और शर्त रखी थी, ठीक है, कि मैं पैसे चुका दूंगा तो आप मेरी जमीन इस तारीख को मैं पैसे दे दूंगा तो आप मेरी जमीन वापस कर दोगे, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पैसे अगर दे दिए तो बंधक में क्या होगा, पैसे देने के बाद भी क्या होगा, कागजी तौर पर अपना हक वापस लेना पड़ता है कोर्ट से, ठीक है, या तो कोर्ट से या कागजी तौर पर भाई। फिर धारणाधिकार में क्या, पैसे देते ही वह तुरंत खत्म हो जाता है। जैसे ही आपने मैकेनिकल को पैसे दिए, बाइक पर उसका हक उसी सेकंड खत्म हो गया भाई। तो इसमें समय नहीं लगता, उसी टाइम खत्म हो जाता पैसे देते ही। और इसमें क्या है, हक वापस लेना पड़ता कागजी या कोर्ट से भी। फिर है ट्रांसफर भाई, इसमें अक्सर अधिकारों का अंतरण होता है भाई, कागज बदला जाता है। तो इसमें संपत्ति नाम भी की जाती है बंधक में, तो कागज बदल भी जाते हैं, शर्तों के दौरान भाई। लेकिन धारणाधिकार में क्या है, इसमें कुछ ट्रांसफर नहीं होता, बस संपत्ति का जो बोझ जो है डाल दिया जाता है, विलंगम जो है वो पड़ जाता है। जैसे इसमें जो कब्जा है वो किसके पास है, दुकानदार के पास है। दुकानदार ने जब तक बाइक ठीक कर दी, लेकिन कब्जा उसी के पास है, वो हिलने नहीं देगा जब तक पैसे नहीं दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोझ डाल दिया जाता है। तो ये क्या थे, बंधक बनाम धारणाधिकार के अंतर भाई। आगे बात करते हैं, एक दो अंतर और रह गए। असली मालिक कौन भाई, भले ही कागज बैंक के पास हो पर इंसाफ की नजर में मालिक आप ही रहते हैं, बैंक आपके लिए उसे संभाल कर रखता है, ठीक है, किसमें, बंधक में। और जो धारणाधिकार है इसमें ऋणी यानी कि उधार लेने वाला ही मालिक रहता है, ठीक है, लेनदार को बस उसे कब्जे में सुरक्षित रखना होता है, ठीक है। एग्रीमेंट, बंधक के लिए लिखा पढ़ी और जो एग्रीमेंट जो है होना बहुत जरूरी है गारंटी के लिए। और जो धारणाधिकार जो है इसके लिए हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है, कानून खुद यह हक देता है। जैसे दर्जी को आपका कपड़ा रोकने का हक है अगर आपको उसको पैसे नहीं देते तो, ठीक है। प्रभार हमने देख लिया, दोनों देख लिए, स्थानीय और चल प्रभार। जैसे स्थानीय प्रभार को हम इन दोनों को एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे आपने अपनी कार पर लोन लिया, ठीक है भाई, कार पर लोन लिया, अब वह चार्ज सिर्फ उसी कार पर है, आप उस कार को बिना बैंक से पूछे बेच नहीं सकते भाई, यह फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि जब तक वो लोन चलेगा वो आपके नाम से चलेगा, आप उस कार को बेच नहीं सकते, ठीक है। चल और बेचना होगा तो बैंक से पूछना होगा। चल प्रभार, सोचिए किसान एक किराना स्टोर है, चल प्रभार की बात हो रही है भाई, जिसने बैंक से लोन लिया, अब दुकान में बिस्कुट चीनी साबुन आता जाता रहता है, बैंक का हक पूरे स्टॉक पर है,
बिस्कुट पे भी है, चाय चीनी पर भी है, साबुन पर भी है, किसी एक खास बिस्कुट के पैकेट पर नहीं है भाई। इसे फ्लोटिंग कहते हैं भाई, यानी कि चल प्रभार कहते हैं भाई, क्योंकि यह बदलती हुई चीजों पर तैरता रहता है। ठीक है, तो ये स्थानीय प्रभार देखे और चल प्रभार हमने देखा। आगे बात करते हैं अधिकार जब्त करना भाई, ये हमने पहले भी देख लिया था, एक बार फिर देख लेते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण है बयाना। मान लीजिए आपने 50 लाख का घर खरीदने का सौदा किया और 2 लाख बयाना दे दिए भाई। शर्त थी कि आप बाकी पैसे 1 महीने में देंगे भाई। अगर आप मुकर गए तो बेचने वाला आपके 2 लाख जब्त कर सकता है भाई, यही अधिकार है इसका। बंधक भारी भरकम कानूनी प्रक्रिया जमीन जायदाद के लिए है भाई, लेकिन धारणाधिकार काम का पैसा दो और सामान ले जाओ वाला सीधा फंडा है भाई इसमें। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो थे हमने देखे, आशा है आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।